विवेक को अपने बाबूजी के साथ इस समय खेत पर ही होना था, लेकिन आज खेत पर ना जाकर वो अपने कमरे में सोया हुआ था। उसकी माँ उसे 3-4 बार जगाने गई, लेकिन वो इतनी गहरी नींद में था कि उसने माँ की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। अमूमन ऐसा कभी नहीं होता था कि विवेक इतनी देर तक बिस्तर पर रहे। उसकी माँ को लगा कि क्या पता विवेक की तबीयत खराब हो, इसलिए उन्होंने उसके सिर को छुआ। विवेक का सिर लोहे की किसी गर्म छड़ की तरह था। हे भगवान, इसे तो तेज बुखार है। विवेक, विवेक बेटा, बेटा विवेक। लेकिन विवेक ने अपनी माँ की बात का कोई जवाब नहीं दिया। विवेक की माँ ने उसे फिर से जगाने की कोशिश नहीं की और घर के पीछे अपनी बाड़ी में लगे कुछ पत्तियों को तोड़ने चली गई, ताकि जागने के बाद उन पत्तियों का काढ़ा विवेक को पिला सके। गांवों में अभी भी ज्यादातर लोग अपनी छोटी मोटी बीमारी को अपने घर के बाहर बाड़ी में लगे जड़ी बूटियों के पौधों से ही ठीक कर लेते हैं। विवेक की माँ ने उन पत्तियों को तोड़ा और फिर सिलबट्टे पर उसे पीसने लगी। पीसने के बाद ही उन पत्तियों को काली मिर्च के साथ पानी में उबाला जाता है, फिर रोगी को पीने के लिए दिया जाता है। बहुत ही आजमाया नुस्खा था ये। खटर 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 की आवाज सिलबट्टे से आ रही थी और सिलबट्टे पर पड़ी वो पत्तियां धीरे धीरे उसकी रगड़ से पीसती चली जा रही थी। तभी विवेक की माँ के कानों में कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी। उन्हें ऐसा लगा कि कोई जानवर गुर्रा रहा है। विवेक की माँ भागी हुई घर के दरवाजे तक ये सोचकर आई कि कहीं कोई जंगली जानवर तो घर में घुस नहीं आया है। गांव में पहले भी कई ऐसी घटनाएं हुई है जिसमें पास के जंगलों से निकलकर कोई भेड़िया या चीता गांव के मवेशियों को उठाकर ले गया है। हालांकि ऐसी घटनाएं रात को ही ज्यादा हुआ करती थी। फिर भी एक अनचाहा डर विवेक की माँ को दरवाजे तक खींच लाया, लेकिन दरवाजा तो बंद था। उन्होंने राहत की सांस ली और फिर सिलवट्टे की ओर बढ़ने लगी। तभी उन्हें फिर से गुर्राने की आवाज आई और ये आवाज विवेक के कमरे से आ रही थी। फिर से एक अनचाहे भय ने उन्हें घेर लिया और पल में ही ना जाने कितनी बातें उनके जहन में आ गई और वो भागती हुई विवेक के कमरे की ओर गई। लेकिन जैसे ही वो विवेक के कमरे में गई, उनकी चीख निकल गई। विवेक की आंखें बिल्कुल चढ़ी हुई थी, उनका रंग सुर्ख लाल था और विवेक किसी जानवर की तरह गुर्रा रहा था। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? विवेक ने अपनी माँ की बातों का कोई जवाब नहीं दिया, उल्टा उन्हें अजीब सी नजरों से घूरने लगा और कहा, मांस, मांस खाना है, मुझे मांस खाना है। विवेक का पूरा परिवार शाकाहारी था। बचपन से लेकर आज तक उसने मांस खाना तो दूर, उसकी तरफ देखा भी नहीं था। इसलिए उसके मुंह से ऐसी बात सुनकर विवेक की माँ को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने एक बार फिर से अपने बेटे से पूछा कि क्या हुआ है, लेकिन उसने इस बार अपनी माँ को अजीब नजरों से घूर कर देखा और उसे जोर का धक्का मार दिया। उसकी माँ दूर जा गिरी। विवेक अब भी अपनी वही रट लगाए हुए था, मांस खाना है, मुझे मांस खाना है। अचानक विवेक ने जो किया उसे देखकर विवेक की माँ भागती हुई विवेक के पिता के पास खेत में गई। मांस मांस चिल्लाते हुए विवेक ने अपने जांघ पर अपनी दांतों को गड़ा दिया और जांघ के मांस को अपनी दांतों से खींचने लगा। कुछ देर बाद उसके जांघ का एक बड़ा सा टुकड़ा उसके मुंह में था और वो उसे चबा रहा था। विवेक के पिता ने जब ये बात सुनी तो वे भागते हुए अपने घर की ओर आए और जब वो घर पहुंचे तो वहां पर एक अजीब सी मनहूसियत का उन्हें आभास हुआ। उनकी दिल की धड़कनें इतनी जोर जोर से धड़कने लगी कि ऐसा लगा कहीं दिल ही बाहर ना आ जाए। विवेक अपने कमरे में मरा पड़ा था। उसके शरीर पर कई सारी चींटियां रेंग रही थी। विवेक की जांघ से अब भी खून बह रहा था और उसके जांघ का वो हिस्सा बड़ा ही भयानक लग रहा था जहां का मांस नोचा हुआ था। कहते हैं दुनिया के तमाम बोझों में से सबसे बड़ा बोझ होता है किसी बाप के कांधे पर उसकी बेटे की अर्थी का बोझ। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। आवाज के साथ जब विवेक की अर्थी गंगा किनारे जा रही थी तो पूरे गांव के लोगों की आंखें गिली थी। गंगा किनारे जब विवेक का मृत शरीर आग के लपटों में खाक हो रहा था और उसका शरीर फिर से पंच तत्वों में मिलने वाला था, उसी समय वहीं दूर बैठे विवेक के दो पक्के दोस्त बनवारी और राजेश की आंखों में कल रात का दृश्य बार बार घूम रहा था। ऑर्केस्ट्रा के गाने और उस गाने पर स्टेज पर नाचती हुई डांसर के सामने खड़ी भीड़ बौराई हुई थी।
विवेक, बनवारी और राजेश ने कभी ऑर्केस्ट्रा नहीं देखा था, केवल उसके बारे में सुना था। इसलिए वे तीनों भी उस ऑर्केस्ट्रा में पूरी जान लगाकर शोर मचा रहे थे। लेकिन उन तीनों को एक डर ये भी था कि उनके घर वालों को उनके ऑर्केस्ट्रा देखने की बात पता लगी तो उनकी जम के मरम्मत भी हो सकती है। इसलिए उन्होंने किसी को भी पास के गांव में हो रहे ऑर्केस्ट्रा के बारे में नहीं बताया था। रात के लगभग 2 बजे संगीत का शोर थमा और वे सभी अपने गांव की ओर लौटने लगे। अमावस्या होने के कारण अंधेरा काफी घना था। राजेश के पास एक मोबाइल थी, उसी की रोशनी में वे आगे बढ़ रहे थे। रात में सांप बिच्छू के निकलने का डर भी बना रहता है, इसलिए वो धीरे धीरे और बहुत ही सावधानी से खेत की पागडंडी के बीच से गुजर रहे थे। एगो बात बोले बनवारी, आज हमरा गधा का जन्म छूट गया। आज हमने भी ऑर्केस्ट्रा देख लिया रे। हाँ, खाली ही वाला बात घर को पता ना लग जाए, और नहीं तो गधा की तरह दुलती भी पड़ेगी हमें। अबे पता कैसे लगेगा, हम लोग तो बताने से रहे। वैसे हम लोग रिस्क लिए तो मजा भी बहुत आया रे। जानते हो, वो नचनिया हमको बहुत पसंद आई। अगर हमको शादी करने के लिए बोले ना तो हम तो आंख मूंद के कर लेंगे उससे शादी। तभी बनवारी के आगे से एक काला सा सांप रेंगते हुए गुजरा, जिसे देखकर वे तीनों खामोशी से खड़े हो गए। बाप रे, अभी तो मेरा पैर इसी पर पड़ जाता। उस काली रात में उन तीनों को कोई देख लेता तो वो जरूर उन्हें भूत ही समझ लेता। रात के उस सन्नाटे में वो धीरे धीरे अपने घर की ओर बढ़े जा रहे थे। दूर से कुत्तों के भौंकने की और सियार के चिल्लाने की आवाज माहौल को डरावना तो बना रही थी, लेकिन तीनों साथ थे तो हिम्मत थी। तभी विवेक ने उन्हें कहा, भाई जोर से पेशाब लगा है, तुम लोग यहीं रुको, हम मूत कर आते हैं। विवेक राजेश के हाथ से मोबाइल लेकर थोड़ा सा दूर हटकर पेशाब करने लगा। बनवारी और राजेश चुपचाप खड़े होकर विवेक के आने का इंतजार कर रहे थे। पेशाब करते वक्त विवेक को दूर झाड़ियों से कुछ आवाज आई। वो आवाज कुछ औरतों की बुदबुदाने की थी। इतनी रात में यहाँ औरतों की आवाज कैसे आ रही है, ये सोचकर विवेक ने मोबाइल की टॉर्च की रोशनी उस तरफ फेंकी जिधर से वो आवाज आ रही थी। मोबाइल की उस हल्की रोशनी में विवेक ने जो देखा, उसे देखकर उसकी चीख हलक में अटक गई। वहां 3-4 औरतें काले कपड़ों में बैठी हुई थी और वे किसी पात्र में कुछ खा रही थी। विवेक ने जब गौर से देखा तो उन औरतों के पास 3 मुर्दा शरीर पड़े हुए थे। उसने उन मुर्दा शरीर की ओर और भी गौर से देखा तो एक शरीर तो उसका ही था, बाकी उसके दोनों दोस्तों के। वो चिल्लाते हुए वहां से भागा। बनवारी और राजेश ने जब उसकी आवाज सुनी और उसे तेजी से अपनी ओर भागते हुए देखा तो वे समझ गए कि जरूर वहां कोई जंगली जानवर है। वे तीनों बदहवास से भागते रहे। रात का सन्नाटा अब सन्नाटा नहीं रहा, वो तो उनके पैरों की आवाज और लुहार की धौंकने की तरह चलती उनकी सांसों की तरह हो गया था। लगभग 1 किलोमीटर भागने के बाद विवेक का पैर उसके पैरों में ही उलझ गया और वो नीचे गिर पड़ा। शायद उसके दोनों दोस्त आगे निकल गए थे। जमीन पर गिरे विवेक की सांसें लड़खड़ा रही थी। तभी उसने देखा कि वे औरतें जो पेड़ के नीचे बैठी हुई उसके मुर्दा शरीर को खा रही थी, वे उसे लगातार घूर रही है। विवेक चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज तो लगता था किसी ने छीन ली है। विवेक असहाय सा उन औरतों को घूर रहा था और अपनी मृत्यु को करीब देख रहा था। तभी राजेश और बनवारी उसके पास आए। राजेश के हाथों में टॉर्च थी। वे दोनों उससे कुछ बोलते उसके पहले ही विवेक पिशाचनी पिशाचनी कहता हुआ बेहोश हो गया। पिशाचनी, ये नाम सुनते ही राजेश और बनवारी थर थर कांपने लगे। उन्होंने अपने दोस्त को वहीं छोड़ा और वहां से भाग गए। विवेक खाक में मिल चुका था। बनवारी और राजेश एक दूसरे की ओर घूर घूर कर देख रहे थे और विवेक की कल रात की उस बात को याद कर रहे थे। 2 बज गए हैं रात के। 4 साढ़े 4 बजे पूरा गांव जागना शुरू कर देगा। हम लोगों को उनके जागने के पहले पहुंचना है। हम कह रहे हैं शॉर्टकट से चलो ना। तुम पगला गया है का? हाँ, तुमको पता नहीं है कि शॉर्टकट वाला रास्ता के बारे में गांव वाले क्या बोलते हैं? अरे तुम भी ना पगला है एकदम। गांव वाले तो पुराना वाला कुआं के बारे में भी बोलते हैं कि उसमें लक्ष्मी चाची की आत्मा रहती है। हाँ, कभी देखा है कोई? अरे कोई देखा होगा तभी तो बोला होगा। तुम ये कहो ना कि तुम्हारा उस रास्ता से जाने से फट रहा है, क्योंकि गांव वाले कहते हैं कि अमावस्या की रात को वहाँ पिशाचनी लोग साधना करने आती हैं और आज अमावस्या ही है।
विवेक तो उस रात खेतों में ही मर गया था। पिशाचनी ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया था और वो उसके घर बनवारी और राजेश की तलाश में गई थी। शमशान घाट में बैठे बनवारी और राजेश के दिमाग में एक ही बात घूम रही थी कि वे तीनों ही उस रास्ते से गुजरे हैं। उन तीनों को ही पिशाचनी ने देखा होगा। इसका मतलब मरने की बारी अब उन दोनों की है। उन्होंने ये तय किया कि गांव के बुजुर्गों को कल रात की पूरी बात बताएंगे। क्या पता उनके पास इस बात का कोई हल हो और वे उन्हें मरने से बचा लें। वे दोनों विवेक के पिता के साथ बैठे गांव के और लोगों के पास गए और कल रात घटी सारी घटना के बारे में उन्हें विस्तार से बताने लगे। जब वो कल रात की कहानी उन्हें बता रहे थे तभी शमशान घाट में दो और लाशें आई। बनवारी और राजेश के पिता उन लाशों के साथ रोते बिलखते चले आ रहे थे। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है की आवाज चारों ओर गूंज रही थी।